लिथियम 6, बेरिलियम 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23। 2 टाइम्स से 1 मोर है, एक ज़्यादा है, 2 गुना से एक अधिक है। इसका इसका 35.5 होता है, 36। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट इतना आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आई? बॉन्डिंग का मतलब होता है अष्टक नियम। पहले हम समझते हैं, अष्टक नियम पता है ना? अष्टक नियम का मतलब होता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, अष्ट माने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। क्यों? कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कहें कि जैसे कि व्यक्तियों की तुलना की जाए तो जैसे कुछ व्यक्ति धनी होते हैं, जैसे अंबानी हो गए, टाटा रतन हो गए, तो हम लोग क्या सोचते हैं, इतना मेहनत करो कि इनकी तरह बन जाए, यही टारगेट होता है ना। ऐसे ही सारे एलिमेंट ये सोचते हैं कि हम जो है इनकी तरह बन जाएं। बात समझ में आए? किसकी तरह? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन की तरह हम भी, जैसे हम लोग सोचते हैं कि इतना पैसा कमाया जाए कि धनी हो जाए, तो पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उसके बाद जाके कहीं नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कई रास्ते हैं। तो ऐसे ही ये सारे के सारे एलिमेंट, ये ग्रुप 18 है। कौन सा ग्रुप है? आ जाओ, ग्रुप 18वां समूह। कौन सा समूह है? 18वां समूह। ठीक, तो 18वां समूह की खासियत ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये अक्रिय संरचना, इनका दूसरा नाम है अक्रिय गैस। कैसी गैस? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब क्या है? ऐसी गैस जो क्रिया न करे, उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिय गैस। मतलब जो क्रिया न करे, अपने आप में क्या हो? संतुष्ट हो। जैसे कि जिसके पास खूब सारा धन होता है, अमीर होते हैं, वो नौकरी नहीं करते हैं, वो सिर्फ पैसे से पैसा बनाते हैं, उनके पास क्रिया करने की कोई खास वजह नहीं होती है। ऐसे ही ये एलिमेंट हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं कि इनके आउटर सेल कंप्लीट होते हैं। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो ये 2 वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, इसका 10 होता है 2,8, इसका 18 होता है 2,8,8, इसका 36 होता है 2,8,18,8। ठीक, इसी तरह से इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि प्रत्येक इन सब परमाणुओं को देखो, ये परमाणुएं जो हैं अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं? 8, 8, 8। अष्टक नियम यही कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रखने चाहिए। तो उसके लिए जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट अपने बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये परमाणुएं किसी अन्य परमाणु के साथ क्या करती हैं? साझा भी करती हैं और इलेक्ट्रॉनों का शेयर भी करती हैं, यानी ट्रांसफ़र भी करती हैं और पार्टनरशिप भी करते हैं। 2 केसेस हैं ना। तो इसका एक अपवाद है हीलियम। हीलियम अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये भी किसकी तरह है? अक्रिय गैसों की तरह। जैसे अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे हम। हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 होता है। तो परमाणु क्रमांक अगर 1 है तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास नहीं करता है और ना ही कर पाएगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। या तो 7 किसी से ले, गरीब आदमी को कौन धन देता है भाई? अगर जो गरीब है वो मांग ले कि 10,000 रुपये दे दो तो कोई देगा क्या? और जिसके पास लखपति है वो 10,000 चाहे जिससे मांग ले वो दे देगा। समझ रहे हो? ऐसे ही हाइड्रोजन को 8 करने के लिए कितना चाहिए? 7 चाहिए। लेकिन ये क्या करता है कि अपने आप को किसकी तरह बनाता है? हीलियम की तरह बना लेता। बाकी और जितने एलिमेंट हैं सब के सब एलिमेंट किसकी तरह बनाएंगे? नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन की तरह बनाएंगे। सिर्फ थोड़ी होगा। चलो आगे आओ। नहीं, हाइड्रोजन समझ में आया? अब इसके बाद जितने एलिमेंट हैं, अष्टक नियम प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का प्रयास करता। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु के पास जाएंगे। उसके पास जा करके उससे 2 कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे और दूसरी कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। तो अब देखो कौन क्या करेगा, ये समीकरण पर डिपेंड करता है। ठीक, हाँ। अब हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। ठीक, कौन सा कंपाउंड है हमारे पास? MgCl2। अब देखते हैं Mg का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। ठीक, तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,2। ठीक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। 2,8,7। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो क्लोरीन कितने टाइम्स है? 2 बार है, 2 टाइम्स है ना। क्लोरीन जो है मैग्नीशियम के साथ 2 टाइम्स में है। तो अब देखो मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन हो गए। क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। अब नियमानुसार देखा जाए तो मैग्नीशियम के बाह्य कोश में कितने हैं? 2 और क्लोरीन के 7। क्लोरीन को 8 करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। और मैग्नीशियम को 8 करने के लिए 6 चाहिए। अब जैसे कि अगर सामान्य केस करें कि हमारे पास 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत? 1 लाख की ज़रूरत है। अगर हमारे पास 10,000 रुपये हो और किसी दूसरे व्यक्ति को 1 लाख की ज़रूरत है, उसके पास 90,000 हो, तो 90,000 वाला 10,000 को देगा या 10,000 वाला 90,000 को? 10,000 वाला 90,000 को देगा। तो ऐसी ही केस यहाँ पर बना है कि मैग्नीशियम के पास कितना है? 2 है। क्लोरीन के पास कितना है? 7 है। तो अगर मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, तो ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये है मैग्नीशियम का और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इस क्लोरीन के 2 क्लोरीन हैं तो इसके बाह्य कोश में कितने हैं? 7। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। अब यहाँ पर अगर मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दे? इस क्लोरीन को, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? इस वाले क्लोरीन को, तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको दे दिया।
बात समझ में आई? तो जब ये दे दिया तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, 2,8,7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो मैग्नीशियम अपने वाहक कोश से कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया उस पे कौन सा आयन आएगा? देने वाले को क्या कहते हैं? धनी कहते हैं, और लेने वाले को ऋणी कहते हैं। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मैग्नीशियम के पास कितने धन आयन? 2 धन आयन। और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्लोरीन के पास क्लोरीन के पास 1 ऋण आयन, दूसरे क्लोरीन के पास 1 ऋण आयन। तो मैग्नीशियम MgCl2 जो है, MgCl2 जो है वो टूटता है Mg++ और 2Cl- में टूटता है। बात समझ में आई? मैग्नीशियम जब टूटेगा तो Mg++ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। क्लोरीन Cl-, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। जब ये एटम्स से मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम कहें तो ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं? एटम हैं। परमाणुएं जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जितने लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं? परमाणु हैं। अब यहाँ पर ये परमाणु जब मिलते हैं, एक से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। जब एक से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो वो अणु का निर्माण करते। बात समझ में आई? तो अब ये मैग्नीशियम परमाणु था और क्लोरीन परमाणु था, दोनों मिलकर के क्या बना लिए? MgCl2 मॉलिक्यूल, अणु बना लिए। बात समझ में आई? अब ये अणु बनाए तो जब ये टूटते हैं तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब ये टूटने के बाद ये आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मैग्नीशियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है। ये क्या है? अणु है। और ये क्या है? परमाणु है। अब यहाँ से परमाणु, अणु और आयन समझ में आता है। ठीक, परमाणुएं क्या होती हैं? जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या हैं? परमाणु हैं। परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होती हैं। क्या होती हैं? परमाणुएं अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होती हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। ये मूलभूत 3 कणों से मिलकर के बनी होती हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई? तो परमाणु ये सब क्या है? परमाणु हैं। इतनी बात क्लियर हुई? जब एक से अधिक परमाणुएं, अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, 1 और 1 से अधिक। जब 1 या 1 से 2 या 2 से अधिक, 1 नहीं, 1 होगा तो क्या होगा? परमाणु होगा। 2 या 2 से अधिक परमाणुएं एक निश्चित अनुपात में संयोग करें। किस अनुपात में? निश्चित। अब निश्चित अनुपात, मान लो MgCl कर दें हम यहाँ पर, क्या कर दें? MgCl। तो अब ये देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तैयार होगा, लेकिन क्लोरीन क्या लेगा? क्या क्लोरीन की क्षमता 1 ही की है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं करेगा। बात समझ में आई? अब ये क्या करेगा कि एक निश्चित अनुपात में इनका क्या होना चाहिए? मिलन होना चाहिए, तभी जा कर के ये मॉलिक्यूल्स यानी अणु का निर्माण करते। बात क्लियर हुई? अब जब ये अणु का निर्माण कर लिए तो उस अणु को हम डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं। किसी भी पदार्थ में हम क्या करते हैं? घोलते हैं। घोलने के बाद रिजल्टेंट ये आता है कि वह आयन में टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं? आयन में टूट जाते हैं। टूटने के बाद अब मैग्नीशियम धन आयन बनाएगा और क्लोरीन ऋण आयन बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब घोलते हैं तो अक्सर हम किस में घोला करते हैं? H2O में। ये 2H+ + OH- बनाता है।
H प्लस और OH माइनस, ठीक। H2O H प्लस और OH माइनस। जब ये प्लस और माइनस ऑलरेडी हैं तो उस स्थिति में इसको जब इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस में ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको जब परमाणुएं इलेक्ट्रॉनों का दे देती हैं या ले लेती हैं तो उसके बाद वो किसका निर्माण करती हैं? आयंस का निर्माण करती। बात क्लियर हुई? अब जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, क्या हो? एक परमाणु से दूसरे परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या हो? स्थानांतरण हो, तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनता है उसको हम वैद्युत संयोजी आबंध कहते। बात समझ में आई? वैद्युत संयोजी आबंध की परिभाषा यहाँ से निकलती है। क्या निकला? आबंध के दो प्रकार ना, एक होता है वैद्युत संयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध, और दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध, ठीक। तो यहां से एक परिभाषा हमें पता चल गई। वैद्युत संयोजी आबंध उस आबंध को कहा जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो? स्थानांतरण हो, ट्रांसफर हो जाए, पूर्ण रूप से दे दे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से पैसे को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या वो पैसा हमारे पास रहता है? नहीं ना, वो पैसा दूसरे के पास चला गया। जो लिया वो ऋणी और जो दिया वो धनी। तो ऐसे ही यमजी ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, किसके पास? क्लोरीन के पास। तो जब यमजी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यमजी धनी हो गया और क्लोरीन ऋणी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बंध बनेगा ना यहाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी आबंध कहते। स्थानांतरण से जिस बंध का निर्माण होता है उसको हम वैद्युत संयोजी आबंध कहते। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू वन एटम टू एन अदर एटम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी आबंध कहते। बस इतना की पॉइंट है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते। इतना कीवर्ड है, बाकी आगे पीछे अपना जोड़ लेते हैं। बात समझ में आई? इतना याद होना है। अगर वैद्युत संयोजित आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो समझो याद है। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण याद है तो हम क्या कहेंगे? जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आबंध बने तो उसे हम वैद्युत संयोजी आबंध कहेंगे। दूसरी बात आती है सहसंयोजी। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी होगी। जैसे हम बात करते हैं PCl3 और PCl5, ये अपवाद भी है, ठीक। इसको इरेज कर दें, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, तो लिखोगे? तुम लोग डिसाइड नहीं कर पाते जल्दी से। आते हैं हम एक संरचना देखते हैं PCl5, ठीक। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? देखो 15। बातें क्यों कर रहे हो जी? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,5, ठीक। वाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन कितने हैं? परमाणु क्रमांक
2,8,7। वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्लोरीन के वाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के वाय कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक, PCl3 का बनाते हैं पहले। अब फास्फोरस है, क्लोरीन कितने हैं? 3 है। फास्फोरस हो गया और इसके वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कितने क्लोरीन हैं हमारे पास? 3 क्लोरीन है। एक फास्फोरस के पास कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। बात क्लियर हुई इतनी? फास्फोरस के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के वाय कोष में 5 होने कितने चाहिए? 8 करने के लिए ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। किस प्रकार का बॉन्ड? अब देखते हैं। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इस क्लोरीन के आउटर सेल में, इस क्लोरीन के आउटर सेल में अगर 7 हो तो 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्टनरशिप में आ गया। अब क्लोरीन के देखो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। क्लोरीन इसका पूरा, इस वाले क्लोरीन के पास आ जाओ। इसके भी कितने हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। इस वाले क्लोरीन के पास आ जाओ, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब इस फास्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको पार्टनरशिप में दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। बात समझ में आई? तो अब ये फास्फोरस क्या करेगा कि जिससे जिससे 1 इलेक्ट्रॉन दिया है उन सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो फास्फोरस के कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2। फास्फोरस के भी 8 हो गए और क्लोरीन के भी। अब यहाँ पर देखो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। जैसे कोई बिजनेस 1 लाख का स्टार्ट करना हो, 50,000 आप लगाओ, 50,000 हम लगाएं, दोनों लोगों का उस बिजनेस पर क्या होगा? समान अधिकार होगा। उसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर जितना अधिकार इसका है उतना ही अधिकार इसका है। तो क्या कोई धनी और ऋणी कहेगा क्या? अगर 2 लोग एक साथ एक बिजनेस में समान पैसा निवेश कर रहे हैं तो उस स्थिति में कोई धनी ऋणी होगा क्या? कोई धनी ऋणी नहीं, दोनों का समान अधिकार होगा, समान लाभांश मिलेगा। जितना लाभ होगा आधा वो लेगा, आधा वो लेगा। ऐसी स्थिति में ना तो इस पर धन आयन आएगा, ना तो इस पे, ना तो इस पे ऋण आयन आएगा, ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहा जाता। बात क्लियर हुई? तो वैद्युत संयोजी आबंध और सहसंयोजी आबंध दोनों आबंध हमारा यहाँ से क्लियर होता है। जैसे कि इसमें अब देखो सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिक सहसंयोजी आबंध। जब 2 परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? एकल सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता। बात समझ में आई? देखो कैसे, इसको नोट तो नहीं करना है ना? नहीं, चलो आगे। तो यहां से 2 परिभाषाएं क्लियर हुई। हाँ, कौन कौन? वैद्युत संयोजी आबंध और सहसंयोजी आबंध, ये दोनों क्लियर हुआ ना?
वैद्युत संयोजी आबंध में हमने क्या सीखा कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आबंध का निर्माण होता है तो उसे हम वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। बात क्लियर। अब आती है सहसंयोजी आबंध में क्या होता है कि जब दो परमाणुओं के मध्य दो या दो से अधिक परमाणु होंगे, कोई ये जरूरी नहीं है कि दो ही परमाणु होना चाहिए, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहा जाता। बात क्लियर। सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। ये आबंध कितने प्रकार का होता है? पहला एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा द्विसहसंयोजी आबंध, तीसरा त्रिक सहसंयोजी। ठीक, ये 3 प्रकार के आबंध होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है इसको हम डिटेल से जानते हैं ना। एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिक सहसंयोजी आबंध। एकल सहसंयोजी आबंध में क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसका एग्जाम्पल H2 लेते हैं, इसका O2 लेते हैं, इसका N2 लेते हैं। ठीक, H2, O2 और N2 ये सब के सब क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि दो एटम्स से मिल करके बने होते हैं, दो परमाणुओं से ये क्या होती हैं? मिल के बने होते हैं। देखो हाइड्रोजन एक है, इसको हमने कितनी बार लिया? 2 बार लिया। ऑक्सीजन है, इसको भी हमने कितनी बार लिया? 2 बार लिया। और नाइट्रोजन है, इसको भी हमने कितनी बार लिया? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। कितने हाइड्रोजन हैं हमारे पास? एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनों के क्या कर लिए? साझेदारी कर लिए। तो अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसकी तरह बन गया? हीलियम की तरह। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की तरह। ये धनी परमाणुएं हैं। ये परमाणुएं कहती हैं कि हमारे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट लॉ के अनुसार हमारा कंप्लीट है, तो इसलिए हम किसी से क्रिया, इसीलिए इन परमाणुओं का नाम क्या है? जो अक्रिय का मतलब जो क्रिया न करे। तो ग्रुप 18 जो है वो किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? अक्रिय गैस। दूसरा नाम है इसका नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस का नोबल मतलब होता है आदर्श। तो आदर्श कौन होगा? जो सबसे संपन्न होगा। आदर्श कौन होगा? जो सबसे, जिसे कोई काम उम करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? आदर्श गैस या नोबल गैस भी है। इसका कई नाम है, ग्रुप 18 है ना। तो देखो हाइड्रोजन किसकी तरह बन गया? इस अब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो जब आबंध के बीच में, परमाणुओं के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो वहाँ एकल सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता। कौन सा आबंध? एकल सहसंयोजी आबंध का निर्माण। बात क्लियर हुई? किसी को कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया ना। एकल सहसंयोजी आबंध की परिभाषा क्या होगी? जब परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहा जाता। बात क्लियर? दूसरी बात आती है, O2 लेते हैं।
ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? करना कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमारे पास कितने कंडीशन है? 2। या तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर करा ले, या तो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करा ले? ट्रांसफर करा ले, या तो इलेक्ट्रॉनों के क्या कर ले? साझा कर ले। तो साझा और ट्रांसफर दोनों अलग अलग कंडीशन में होती है। जैसे ऑक्सीजन के साथ हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, कौन ले लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। ऑक्सीजन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, इसका 2, यहाँ पर केस देखना है और यहाँ की केस देखते हैं ना, दोनों केस देखते हैं। ऑक्सीजन 2 बार है तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया। दोनों ऑक्सीजन के वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 2, 4, 2, 6। और इस ऑक्सीजन के वाहक कोश में 2, 2, 4, 2। अब ये भी ऑक्सीजन 8 करना चाहता है और ये भी ऑक्सीजन 8 करना चाहता है। बात समझ में आई? तो इसको ये इस ऑक्सीजन से कहता है ऐसा करो, अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। क्या ये वाला ऑक्सीजन देगा? नहीं देगा। तुम्हारे पास भी 5 रुपये हो और हमारे पास भी 5 रुपये हो, दोनों लोग मार्केट जाएं, मार्केट में 10 रुपये की गेंद आती हो, तो हम आपसे कहें कि 5 रुपये तुम अपना हमें दे दो, हम गेंद खरीद ले, दोगे क्या? या आप कह दो कि सर 5 रुपये हमें दे दो, हम एक गेंद खरीद लें, क्या हम देंगे? क्या नहीं देंगे ना। वो बात की बात है। लेकिन मान लो 2 छोटे छोटे भाई गए हैं, तब क्या करोगे? असल से भाई हित न भाई दुश्मन, समझ रहे हो? अगर भाई हित में है तो बहुत अच्छा है, अगर भाई दुश्मन हो गया तो बहुत बुरा हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के पास गया, कहा 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ना तो ये देने के लिए तैयार है ना तो ये देने के। तब इस केस में दोनों लोग क्या करेंगे? 5 रुपये आप लगाओ, 5 रुपये हम लगाएं और दोनों लोग मार्केट से वो गेंद खरीद लाएं और गेंद पर उतना ही अधिकार आपका हो जितना हमारा है। तो उस स्थिति में दिन भर मान लो गेंद खेले, दोनों लोग बाल से दिन भर हम दोनों खेल लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब शाम हुई, घर जा रहे थे, तो आपने कहा कि बाल हम ले जाएंगे, हमने कहा बाल हम ले जाएंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में कहीं बीच रास्ते में उसको हम क्या करेंगे? रख देंगे और कहेंगे कि सुबह आएंगे तो दोनों लोग लेकर के चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ना तो इसके पास जाता है और ना ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, लेकिन बीच में रख करके दोनों को क्या कर देते हैं? साझेदारी करा देते हैं। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दोनों परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? द्विसहसंयोजी। बात क्लियर हुई इतनी? द्विसहसंयोजी आबंध। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब आते हैं इस वाले केस में। यह क्या है? MgO। एक Mg है और एक O है। अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम कह रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास गया और कहा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। क्या ये
6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने वाह्य कोश में कितना करना चाहता है? 8 करना चाहता है। ये भी अपने वाह्य कोश में कितना करना चाहता है? 8 करना चाहता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास गया और कहा कि ऐसा करो, तुम अपना 6 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। अब बताओ कौन किसको देगा? मान लो हम दोनों मार्केट गए और हमारे पास 2 रुपये है और आपके पास 8 रुपये है। 10 रुपये की गेंद खरीदनी है, तो हम अपना 8 रुपये दे दें या आप अपना 2 रुपये दोगे? 2 रुपये दे देंगे। तो ऐसे ही मैग्नीशियम ने क्या किया कि अपने वाह्य कोश के 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन का। अब इसका कितना हो गया? 2,8 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। अब इसके वाह्य कोश ये बन गया और इसका वाह्य कोश ये बन गया। तो अब इसके 6 2 8 इसके भी हो गए और इसके वाह्य कोश में भी 8 हो गए। तो मैग्नीशियम ने अपने वाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अपने खाते से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। तो अब दिया है तो कुछ तो है ना। तो Mg के पास कौन सा चार्ज आएगा? Mg के पास धन आवेश आ जाए और ऑक्सीजन के पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या धनी हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का, तो Mg डबल प्लस बनाएगा और O। अब यहीं देखो, ये वाला ऑक्सीजन सहसंयोजी आबंध बना रहा था और ये वाला ऑक्सीजन वैद्युत संयोजी आबंध बना रहा है। बात क्लियर हुई? ये वाला सहसंयोजी आबंध बना रहा है, ये वाला वैद्युत संयोजी आबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो साझेदारी से जो बंध बनता है उसे वैद्युत सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और जो ट्रांसफर से आबंध बनता है उसको वैद्युत संयोजी आबंध कहा जाता। बात समझ में आई? तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विसहसंयोजी आबंध का निर्माण होता। बात क्लियर हुई? आगे आ जाओ। N2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, चलो अगला बॉन्ड कौन सा है? N2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। करना कितना है? 8 करना है। तो उस स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती। तो नाइट्रोजन जो है 2 बार है, इनके वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और इसके वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों के क्या करेंगे? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? त्रिक सहसंयोजी। परिभाषा लिखवाने की जरूरत है क्या?